दोस्तों, सरस्वती नदी क्या कभी थी तो अब क्यों नहीं है? आखिर क्या था इस नदी का इतिहास? इस नदी के अस्तित्व को लेकर दोस्तों वैज्ञानिकों का क्या कहना है, चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। लेकिन दोस्तों आज जब हम देखते हैं तो इस संगम पर हमें सिर्फ गंगा और यमुना नदियां ही मिलती हुई नजर आती हैं। अब ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व था ही नहीं। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी, सरस्वती नदी तो बिल्कुल थी। जो लोग सरस्वती नदी के अस्तित्व को सही मानते हैं वो धर्म ग्रंथों के बेस पर अपने दावे को सही बताते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में सरस्वती नदी के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जैसे धर्म ग्रंथों से सरस्वती नदी के बारे में पता चलता है कि हाँ, ऐसी भी नदी कभी थी। और कई संस्कृत ग्रंथों में सरस्वती को सिंधु नदी की तरह ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचनाओं को इस नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था, जिनमें से ज्ञान, भाषा, कलाओं और विज्ञान की देवी भी कहा गया है। ऋग्वेद जैसे धर्म ग्रंथों से सरस्वती नदी के बारे में पता चलता है कि हाँ, ऐसी भी एक नदी कभी थी। ऋग्वेद में सरस्वती को यमुना नदी के पूर्व में और सतलुज नदी के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। वहीं भारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। ग्रंथ में ये बात भी देखने को मिलती है कि बलराम का द्वारका से मथुरा तक जाना इसी नदी से हुआ था, यानी कि तब इस नदी से दोस्तों यात्राएं की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मलोक है। इसी ब्रह्मलोक में गंगा नदी गिरती है और सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नदियों में बढ़ जाती है। इनमें सीता पूर्व की ओर चीन को पार करके समुद्र में जाकर ये नदी मिल जाती है। अलकनंदा नदी दक्षिण से भारत में आती है और 7 भागों में बंटकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम में पर्वतों को पार करती हुई केतुमाल में बहते हुए सागर में मिल जाती है। भद्रा उत्तर के पर्वतों को पार करते हुए उत्तर कुरुवर्ष यानी रूस से होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। जिस समय इस नदी का वजूद था उस समय ये हिमालय से निकलती थी और पंजाब के पटियाला से होती हुई हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल से होकर जाती थी और फिर यमुना और गंगा के साथ प्रयागराज में संगम करती थी। ये नदी भी दोस्तों गंगा और यमुना जैसी नदियों की तरह हिमालय से निकलती थी, इसलिए ये नदी भी साल भर बहती रहती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे 3000 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है दोस्तों, एक शोध में इसे 8000 साल पुराना भी बताया गया है। इसलिए दोस्तों हिस्टोरियंस मानते हैं कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत जो हुई है वो सिंधु नदी की घाटी में बसने वाले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से हुई। लेकिन दोस्तों सरस्वती नदी की खोज के बाद से भारत की हिस्ट्री को सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई हजार साल पुराना माना जाने लगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपको बता दें कि इससे जुड़ी करीब 1500 साइट्स हैं, जिनसे सभ्यता के बारे में पता चलता है। इन साइट्स के बारे में ये भी जान ले कि इनमें करीब 2/3 साइट्स घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर एक मानसून नदी पर निर्भर नदी है, यानी ये नदी सिर्फ बरसात के महीनों में ही बहती है, वरना ये पूरे साल तक सूखी रहती है। इसी नदी के बारे में फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने भी शोध किए, जिनके बारे में हम कुछ देर में जानेंगे। दोस्तों आज ये नदी हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद तकरीबन 320 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और इस तरह से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बहती है। हरियाणा में पंचकुला से होती हुई पंजाब के मोहाली तक पहुंचती है और हरियाणा के अंबाला से होती हुई कैथल, फतेहाबाद, फिर सिरसा वगैरह से होती हुई राजस्थान के थार के मरुस्थल तक पहुंचती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। इसी घग्गर नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स भी हैं, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी। इस नदी के बारे में हमने इतनी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि माइकल डेनिनो के शोध में भी बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं। फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने सरस्वती के वजूद को लेकर द लॉस्ट रिवर नाम से एक स्टडी की, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें घग्गर नाम की बरसाती नदी का पता चला, जो कि भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकलती है और कई जगहों में बहुत छोटे रूप में बहती है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में काफी बड़ी नदी हुआ करती थी। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि पंजाब में सतलुज नदी का जो पुराना बहाव था उसे ही सरस्वती नदी कहा जाता था। 2017 में हुई रिसर्चेस के मुताबिक सतलुज नदी के बहने वाले पुराने और विलुप्त रास्तों की स्टडी से पता चलता है कि ये सतलुज नदी के ही थे, न कि किसी सरस्वती नदी के। लेकिन इसके बाद जब दूसरी एक और स्टडी 2019 में हुई तो इसके जरिए सरस्वती नदी के वजूद के बारे में पता चला और ये स्टडी हुई थी घग्गर नदी पर। अहमदाबाद और मुंबई के वैज्ञानिकों को इस स्टडी में घग्गर नदी के नीचे पेलियो चैनल्स मिले थे, यानी नदी के बहने वाले जो रास्ते जो विलुप्त हुए हैं वो, जिसके लिए उन्होंने घग्गर नदी के नीचे 3 से 10 मीटर तक खुदाई की और खुदाई के बाद मिलने वाले सेंडिमेंट्स की स्टडी की। सेंडिमेंट्स में साइंटिस्ट्स को ग्रे सैंड मिला और व्हाइट माइका भी मिली। आपको बता दें ग्रे सैंड और व्हाइट माइका सिर्फ उन नदियों में पाई जाती है जो कि हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा, यमुना और सतलुज। इसलिए स्टडी से अंदाजा लगाया गया है कि भले ही आज के समय में घग्गर एक बरसाती नदी है, लेकिन कभी न कभी पुराने समय में इसके नीचे ऐसी नदी जरूर बहती होगी जो कि हिमालय से निकलती है। यही इसके अलावा दोस्तों वैज्ञानिकों ने कुछ और चीजों की भी स्टडी की और आर्गोन डेटिंग मेथड का यूज किया। जिस तरह कार्बन डेटिंग मेथड होता है उसी तरह दोस्तों आर्गोन डेटिंग मेथड भी होता है, जिससे पता चला कि मिट्टी के जो तत्व हिमालय पर पाए जाते हैं उसी मिट्टी के तत्व यहाँ भी मिले थे, जबकि इन पोलियो चैनल्स के ऊपर बहने वाली घग्गर नदी में उस तरह के तत्व बिल्कुल
भी नहीं मिले। इससे साबित हो गया कि घग्गर नदी के नीचे या उस जगह पर कोई ना कोई दूसरी नदी जरूर बहती थी जो कि हिमालय से निकलती थी। सरस्वती नदी को लेकर दोस्तों हुई स्टडीज में ऐसा कहा गया है कि ये नदी करीब 4000 ईसा पूर्व के बीच सूखने लगी और जियोग्राफिकल चैलेंजेस के चलते तकरीबन 2000 साल पहले ये नदी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। वही शोध में 5000 साल से पहले इस नदी के बारे में कहा गया है कि उस समय इसमें यमुना और सतलुज नदियां भी मिलती थी। उसके बाद पंजाब की दूसरी नदियां वगैरह के साथ और घग्गर नदी के साथ ये मिल जाती थी, जिसके बाद ये राजस्थान और बहावलपुर से बहते हुए कच्छ के रण में गायब हो गए। थार के मरुस्थल में हुए दोस्तों कुछ शोधों में वहाँ ताजे पानी के कुछ रिसोर्सेज भी मिले हैं। इसी तरह जैसलमेर में भी ग्राउंड वाटर सिर्फ 50 से 60 मीटर की गहराई पर मिल जाता है, जबकि किसी भी एरिया में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ बारिश कितनी होती है। और जैसलमेर के मामले में जान के आपको हैरानी होगी कि वहाँ बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन ग्राउंड वाटर फिर भी कम गहराई पर पाया जाता है। यहाँ के कुओं वगैरह की बात की जाए तो साल भर बेहद गर्मी का सामना करने वाले जैसलमेर में कुओं का पानी कभी भी सूखता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिस समय सरस्वती का वजूद था तब यहाँ उसी की वजह से लोगों को पानी मिलता था, और उसके बाद जब सरस्वती नदी गायब हो गई तो उसका पानी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में रह गया। वही शोध बताते हैं कि रेत के टीलों के नीचे जिन वाटर रिसोर्सेज के बारे में पता चला उसका पानी भी करीब 1000 साल पुराना है। इसके साथ ही वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिन वाटर रिसोर्सेज के बारे में पता चला हो सकता है कि वो रिसोर्सेज गायब हुई सरस्वती नदी के ऊपर मौजूद हो। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया सरस्वती नदी पंजाब के पटियाला से होती हुई हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल से होती हुई यमुना नदी और गंगा के साथ प्रयागराज में संगम करती थी। इसलिए पुराने समय में इस नदी के जरिए बड़े लेवल पर यात्राएं और व्यापार भी किया जाता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं नदियां अपने रास्ते बदलती रहती हैं, तो सरस्वती के मामले में भी कुछ इसी तरह की कंडीशंस क्रिएट हुए। उत्तर भारत में आए बड़े भूकंपों के चलते उत्तर भारत में बहुत से बड़े जियोग्राफिकल बदलाव आए, जिसके चलते सरस्वती के भी जितने पुराने रूट थे जहाँ जहाँ से सरस्वती नदी बहती थी वो सभी बदल गए। इसके बाद धीरे धीरे ये नदी गायब हो गई। इसी तरह सरस्वती नदी के गायब होने के पीछे पृथ्वी में हुए इंटरनल चेंजेस को भी वजह माना जाता है, जिसके चलते सरस्वती का पानी धीरे धीरे भूमि रिसाव के चलते जमीन के अंदर बड़ी मात्रा में गया और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में चेंज हो गया, और इसी तरह सरस्वती धीरे धीरे धरातल से गायब हो गई। इसके बाद दोस्तों उस समय की ज्यादातर सभ्यताओं पर इसका असर पड़ा, जैसे इस वजह से 2200 ईसा पूर्व की मेसोपोटामिया की समुराई सभ्यता धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई। यही नहीं, बचा हुआ मिस्र भी पूरी तरह से खत्म हो गया। माइकल डेनिनो के मुताबिक जब ये नदी खत्म हुई तो राजस्थान के बड़े हिस्से को पानी नहीं मिल सका, जिसके चलते राजस्थान का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे बंजर हो गया। कुछ पुराने नक्शे के जरिए ऐसा पता चलता है कि सरस्वती नदी सिंधु नदी के रास्ते के आसपास ही बहा करती थी। लेकिन जो सवाल लोगों के बीच में घूमता रहता है कि सरस्वती नदी गंगा में मिलती थी या नहीं, इसके बारे में देखिए कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुराने समय में कुछ बड़े भूकंपों की वजह से उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति में काफी बदलाव हुए। इसलिए दोस्तों सरस्वती नदी का जब रास्ता चेंज हुआ और इस पर प्रभाव पड़ा तो सरस्वती नदी की कुछ जगह यमुना के साथ मिल गई और कहा जाए तो यमुना के रूप में बहने लगी। सरस्वती का बाकी हिस्सा धीरे धीरे भूमिगत हो गया और इस तरह सरस्वती नदी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था सरस्वती नदी का इतिहास, जिससे जुड़ी सभी तरह की प्राचीन मान्यताओं, प्राचीन ग्रंथों और वैज्ञानिक तथ्यों को हमने आपके सामने रखा। वैसे आपको क्या लगता है, सरस्वती नदी सच में मौजूद थी या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और हमारे पेज को फॉलो करना।